Hello friends, you are welcome in PVP video classes. I am Pankaj Kumar Tripathi going to present first video on the provisions of chapter 17 of the Indian Penal Code. This chapter has been classified in part 2 lectures by me among my all the lectures. मित्रों, यह अध्याय 17 पर पहला वीडियो लेक्चर है जिसको मैंने भारतीय दंड संहिता के अपने सभी व्याख्यानों में भाग 2 में वर्गीकृत किया है. In this lecture, we will classify offences against property from section 378 to 462. मित्रों, इस लेक्चर में हम लोग भारतीय दंड संहिता के अध्याय 17 जो संपत्ति के विरुद्ध अपराधों की बात करता है से संबंधित धाराओं और अपराधों का वर्गीकरण करेंगे. ओके, एक्सेप्ट द सेक्शंस 410 to 414 properties related to offenses related to stolen property and section 421 to 424 offenses related to debt etc. मित्रों, इसमें हम लोग भारतीय दंड संहिता की इस अध्याय की सभी धाराओं और अपराधों का वर्गीकरण करेंगे, सिवाय चुराई हुई संपत्ति विषयक जो अपराध है से संबंधित धाराएं जो 410 से 414 तक है उनको छोड़कर, और जो ऋण आज संबंधित अपराध है धारा 421 से 424 में उसको छोड़कर, यानी दो सेट ऑफ सेक्शंस. एक्सेप्ट द टू ऑफेंसेस in two set of sections, I will classify all the offenses with their suitable sections. मित्रों, इन दो धारा समूह जो दो अपराधों से संबंधित हैं को छोड़कर मैं इस लेक्चर में अध्याय 17 का संपूर्ण वर्गीकरण करूंगा सभी अपराधों का संबंधित धाराओं के साथ. You know that in the original code, chapter 17 was the largest chapter of द कोड. मित्रों, आप जानते हैं कि मूल संहिता में अध्याय 17 सबसे बड़ा अध्याय था. बिकॉज इट contains 85 सेक्शंस, क्योंकि इसमें कुल 85 धाराएं हैं, सेक्शन 378 टू 462. बट राइट नाउ इट इज सेकेंड लार्जेस्ट चैप्टर बिकॉज ऑफ insertion of number of sections in chapter 16. There are near about 98 sections. Okay, so this is the second largest chapter of the Indian Penal Code in present day. आज वर्तमान में इस अध्याय में कुल 85 धाराएं हैं और यह भारतीय दंड संहिता का दूसरा बड़ा अध्याय है, क्योंकि विभिन्न संशोधनों के द्वारा भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 में बहुत सारी नई धाराएं जोड़ी गई हैं, जिससे अब वहां धाराओं की संख्या बढ़ करके लगभग 100 के आसपास हो गई है. आई थिंक इट इज 97 और 98 और 99. ओके, सो आई हैव क्लासिफाइड ऑल द ऑफेंसेस. हाउ मेनी ऑफेंसेस? लेट मी काउंट. क्रिमिनल ट्रेसपास, then mischief, then criminal misappropriation, then criminal breach of trust, then theft, then extortion, then robbery, then dacoity, and at the last there is cheating. And if we add the two offenses related to stolen property and related to dues or debts, then there are how many offenses in this chapter? There are 11 offenses have been dealt in this chapter. तो इस अध्याय में आपने देखा
कि हमने जो वर्गीकरण किया है उसमें सबसे पहले आपराधिक अत्याचार, फिर रिष्टि, फिर आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यासभंग, फिर चोरी, दुर्उद्यापन, लूट, डकैती और छल के नाम से 9 अपराधों का वर्गीकरण किया है। सारी धाराएं इसमें कवरअप हैं, केवल इस 2 समूहों को छोड़कर। अगर इनको हम अलग अलग गिन लें तो ये 10वां हो जाएगा और ये 11वां। इस प्रकार इस अध्याय में कुल 11 प्रकार के अपराधों की चर्चा की गई है। हम यह जानने में सक्षम हो गए। इट मीन्स इन चैप्टर 17 अंडर द हेडिंग ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, in 85 sections 11 kinds of offenses have been dealt. The penal provision for the 11 offenses have been provided. Among all the 11 offenses, I will classify just 9 kinds of offenses. The provisions, the section relate to just 9 kinds of offenses. इन 11 अपराधों में से मैं इस लेक्चर में केवल 9 प्रकार के अपराधों का वर्गीकरण करूंगा। Okay, let me describe the classification and watch me carefully with having a pen and notebook in your hand. अपने हाथ में एक कलम और एक नोटबुक रखिए और फिर मुझे ध्यान से सुनिए। Primarily, I have classified all the sections into 2 groups on 2 different grounds. Okay, affecting physical form of property. सबसे पहले मैंने 2 आधारों पर पूरे संहिता इस अध्याय को बांट दिया 2 भाग में। अफेक्टिंग फिजिकल फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, फिजिकल पार्ट, व्हाट एवर द फिजिकल पार्ट, जो कुछ भी भौतिक रूप उसका, कुछ लिख दिया, कुछ मिटा दिया, कुछ तोड़ दिया, कुछ उठा लिया, कुछ लिखवा लिया, कहीं साइन करा लिया। ओके, हैव ब्रोकन एनीथिंग, डिस्ट्रॉयड एनीथिंग, have made sign, have compelled the person to do sign on any paper. Okay, have obtained anything. These all are the offenses affecting physical form of property. It means the actual damage is caused through these offenses. Actual damage. It means the victim is deprived from his property by any of these offenses. ये जो इस वर्ग में अपराध हैं, इसमें कोई भी पीड़ित अपने संपत्ति से वंचित होता है या संपत्ति का मूल्य खोता है। क्यों? क्योंकि ये भौतिक स्वरूप के विरुद्ध अपराध है। I have classified from section 378 to 440 in this group. It means except section 441 to 462, which are related to criminal trespass, I have classified all other offenses and sections in this group. इसका मतलब यह हुआ कि केवल आपराधिक अत्याचार विषय प्रावधानों को छोड़कर जो धारा 441 से 462 में है, मैंने संपूर्ण अध्याय को इस वर्ग में रख दिया है। Why? Because on the other ground I have classified in the offenses related to criminal trespass in sole group. Interference in property's right. Here the property is damaged, but here not property. It is property's right. It means no damage is caused, no actual damage is caused to the victim. Just his rights are infringed. Okay? Criminal trespass. A person enters in my premises without my consent, having revolver in his hand, to insult me. This is criminal trespass. And because it is in house, so it is house trespass. And then because I am absent from here, so he goes out from the house. No actual damage has been caused to my property, but even offense of criminal trespass has been committed by the person. So it is just interference in property's right, but not against the formal form of physical form of property. ठीक है? तो मित्रों, यहां क्या है कि वो व्यक्ति संपत्ति से वंचित होता है या उसका मूल्य खोता है, लेकिन यहां सिर्फ अधिकारों में हस्तक्षेप है। सपोज करिए कि मेरे घर में कोई आदमी मुझे गाली देने के लिए रिवॉल्वर हाथ में लेकर चला आता है। दरवाजा खुला है, वो चला आया,
वो बाउंड्री जंप कर गया, चला आया, लेकिन मैं यहां नहीं हूं और वो चला गया। उसके आने और जाने से संपत्ति में कोई नुकसान नहीं हुआ, वो जैसे आया वैसे ही चला गया, लेकिन मेरे संपत्ति के अधिकार नष्ट हो गए हैं। यानी यहां संपत्ति को के भौतिक स्वरूप को नुकसान नहीं होता, बल्कि संपत्ति से जुड़े मेरे अधिकार नष्ट होते हैं, इस नाते अपराध है। सो व्हाई आई हैव क्लासिफाइड दिस primarily in separate group. This is criminal trespass, the first kind of offense classified separately by me. Okay? तो हम लोग पीछे से चल रहे हैं. We are going from back side of the chapter. But for the purposes of classification, to understand very well the provisions, concept, nature of offenses, we are free to go through any site. अध्याय के प्रावधानों और अपराधों की संकल्पना समझने के लिए हम लोग अध्याय का वर्गीकरण कहीं से भी कर सकते हैं. ओके, लेट मी दिस क्लासिफाइड ऑन नेक्स्ट ग्राउंड. नेक्स्ट, I have classified all these offenses into two groups. Further in two groups. Sorry. Dishonestly obtaining the property. Here, intentionally or having knowledge that it might cause damage to any person, destroying etc. the property. Okay? यहां क्या होता है, बेईमानी से संपत्ति ले ली जाती है, और यहां क्या संपत्ति नष्ट कर दी जाती है, या कम से कम उसे बिगाड़ दिया जाता है, उसका मूल्य कम कर दिया जाता है. It means here the offender nothing gains, but here offender gains something. इनमें अपराधी खुद भी कुछ पाता है, या वो अपने जरिए किसी और को देता है. यहां वो कुछ नहीं पाता, but just loss is caused to the victim. Here both kinds of results occurred. By the same act, a loss is caused to the victim, and a gain is something is gained to the offender. ठीक है, by the offender. तो इनमें क्या है, अपराधी कुछ पाता है, यहाँ अपराधी कुछ नहीं पाता, सिर्फ नष्ट होता है. That is mischief, रिष्टि. ये रिष्टि का अपराध है जो अन्य से मेल नहीं खाता. लाइक थेफ्ट में हम प्रॉपर्टी ले लेते हैं, रॉबरी में हम प्रॉपर्टी लेते हैं, डकैती में प्रॉपर्टी लेते हैं, चीटिंग में लेते हैं, लेकिन हम मिसचिफ में लेते नहीं, तोड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं. तो जिसकी है उसको नुकसान तो करते हैं, बट हमें कुछ फायदा नहीं होता. लेकिन इन अपराधों में हम खुद भी कोई फायदा लेते हैं. सो आई हैव क्लासिफाइड मिसचिफ एज ए सेपरेट इन सोल ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, दूसरा वर्गीकरण जब चल रहा है तो उसमें हमने रिष्टि को एक अलग वर्ग में रख दिया. ठीक है, मिसचिफ. देन कम टू द नेक्स्ट, एक्सेप्ट मिसचिफ. From section 425 to 440, I have classified all other offences and sections in this group, section 378 to 420. Why 420? Because 421 to 424 I have exempted from the classification. Okay? हमने धारा 421 से 424 को पहले ही बाहर कर दिया है. तो इसमें कहां से कहां तक आएगा, 378 से 420, जिसमें क्या है, बेईमानी से लाभ लेना, और यहां क्या है, संपत्ति नष्ट करना. 425 से 440 रिष्टि हमने उसको अलग कर दिया. सेकेंड, नाउ आई हैव रिक्लासिफाइड द डिसऑनेस्टली ऑब्टेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ओके, अफेक्टिंग फिजिकल फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, प्री मेंसरिया, पोस्ट मेंसरिया. द dishonestly obtaining, to take dishonestly in obtaining, two things are required: guilty mind, dishonesty, and then taking possession to enjoy the property. In theft, robbery, डकैती, extortion, cheating, mensria comes prior to the taking of actual possession of property. It means the mensria drives the person, the offender, to take the property out from the possessor. So there are pre-menseria. Pre-menseria means
mens rea is previous to the actually obtaining of possession of property from the possession of victim. While there are the next group is post mens rea. Post mens rea means mens rea arises in mind of offender after coming the property in possession of the offender innocently. It means in these offences it is necessary that property must have been come into possession of the offender innocently when he had no guilty mind. It might be any of two way. If the property has been entrusted to the offender and then with innocent mind he has admitted that, having a promise that he will return the property at the time of returning, but after taking the property in his possession, mens rea arised in his mind and then he decided to misappropriate the property for himself. Then it is offense of breach of trust, because the property has been entrusted to him and he has breached the trust. So this is criminal breach of trust. Here mens rea is post to possession, taking the actual possession over the property. Okay, so this is criminal breach of trust, section 405 to 409. Property might come into possession of offender without being entrusted to the property to the offender by the victim, like he found the property from road. A person leaves his property another's home. Okay, suppose a guest comes to my home and he leaves his property here, a bag here. Then do I have right to take the property dishonestly for me? No, it is my duty to return back the property to the guest, but I dishonestly misappropriate the property. Then what kind of offense is committed by me? It is criminal misappropriation. Why not theft? Because I have not taken the property from his possession. The property comes into my possession innocently. I have done nothing for taking it out of possession of other person. Neither he has entrusted me, neither he has delivered me to take it in my possession and to return it after a few time. Okay, so it is mens rea post to possession, but the property has not been entrusted to me, so it is criminal misappropriation, offense of criminal misappropriation as defined in section 403 and punishable in section 404. मित्रों, हमने इसके बाद इसको दो वर्गों में बांटा, पूर्विक दुराशय, पूर्ववर्ती दुराशय और पश्चातवर्ती दुराशय। दुराशय क्या है? डिसऑनेस्टली, बेईमानी। लेकिन बेईमानी कब आएगी, किस लिए आएगी? कब्जा पाने के लिए या संपत्ति का उपयोग के लिए। तो हम यहां कब्जा को रखते हैं डिसाइडिंग फैक्टर में। अगर कब्जा से पहले असली मकसद क्या है? प्रॉपर्टी को एंजॉय करना लेकर के, लेकिन इसके लिए हमें कब्जा पाना है। चोरी, उद्यापन, लूट, डकैती, छल, इनमें हम क्या करते हैं? कब्जा पाने के लिए ड्राइव होते हैं, और जैसे ही प्रॉपर्टी हम अगले के पोजीशन से आउट करते हैं, अपराध हो जाता है। यानी पहले ही बेईमानी है कि कब्जा लें और फिर बेईमानी से कब्जा लेते, यानी बेईमानी पहले कब्जा बाद में। कब्जा से पहले बेईमानी है, इस नाते ही डिसऑनेस्टी is previous to the possession. Dishonesty means mens rea, so mens rea is previous to possession. बेईमानी एक दुराशय है जो कब्जा की पूर्ववर्ती है, इस नाते हमने इनको पूर्ववर्ती दुराशय की शीर्षक के अधीन वर्गीकृत किया है। ओके, कहां से कहां तक? धारा 378 से 402 और 415 से 420। ये बीच में गैप क्यों है? क्योंकि बीच में 403 से 409, 403, 404, 405 से 409 यहां हमने रखा,
और 410 से 414 वर्गीकृत नहीं है। Why from section 378 to 402 and there is gap between the two 415 to 420? Because from section 403 to 409 I have classified under the heading of post menstrual, and section 410 to 414 have been exempted to be classified. ठीक है, इसको छूट दे दी गई, इसको बाहर रख दिया गया है। तो आप फिर से समझिए, अगर मेरे पास कोई संपत्ति मेरे दुराशय के साथ आती है तो वह कदापि आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक न्यासभंग नहीं है। इन दोनों में से किसी भी अपराध के होने के लिए आवश्यक है कि संपत्ति का कब्जा निर्दोष रीत से मेरे पास आया हो, यानी मेरे मन में उस समय बेईमानी न रही हो। इसका मतलब क्या होता है? लेट मी डिस्कस ऑन अ केस, मोहम्मद रजा हुसैन केस। रजा हुसैन का केस है, उसमें क्या है? अ लेडी वाज सफरिंग traveling from a train. She had a ticket for a longer distance than the offender had. It means offender also had a ticket, but for a shorter distance than the victim. Victim was an illiterate lady, so to be clarified that she had appropriate ticket, she had given her ticket to the offender to read and check it and make her sure that she had suitable ticket, appropriate ticket. But after reading the ticket, offender exchanged his ticket with the ticket of the lady, and by that way he had caused dishonestly loss to this lady by giving her a ticket of lesser value. ठीक है? Then what kind of offense has been done by the offender, the co-traveler of the lady? Obviously, mens rea had been arised in the mind of offender after reading the ticket. Because before reading the ticket, how can mens rea was arised in his mind? How could? And when mens rea came in his mind, the ticket was already in his possession, innocently. But the possession of ticket has not been entrusted to him. So it was not any offense like theft, extortion, robbery, dacoity or cheating. The offender has not deceived the lady to deliver his ticket, so it was not cheating. He has not taken out the ticket from her possession without her consent, so it was not theft. He has not put the lady in fear, so it was neither extortion, robbery nor dacoity. But after taking the ticket in his possession, dishonestly came in his mind, and by effect of that dishonesty, he had exchanged his ticket with the lady ticket, with the tickets of lady, with the ticket of the lady. Okay, so it was an offense of criminal misappropriation. ओके मित्रों, रजा हुसैन के मामले में क्या हुआ था? एक महिला अधिक दूरी का टिकट ली है, उसका सहयात्री अपेक्षाकृत कम दूरी का सस्ता टिकट लिया है। महिला अपने को यह निश्चिंत करना चाहती है, आश्वस्त करना चाहती है, वो अनपढ़ है, कि उसने सही टिकट लिया है। पहले तो यहां पर यही रोक कर सोचिएगा कि उस जमाने में तो ये केस हो गया, आज के हिंदुस्तान में ऐसा केस नहीं होगा। ठीक है, हम लोग अंग्रेजों के जमाने को बहुत कोसते हैं, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन वहां की अच्छाइयां हमें जरूर याद रखनी चाहिए। ठीक है, इसने अपने को आश्वस्त करने के लिए टिकट सही है, उसने ऐसा यात्री को जो अपराधी है उसको टिकट दे दिया। इस व्यक्ति ने जब टिकट पढ़ा और जैसे ये जान लेता है कि टिकट अधिक दूरी का है जो टिकट वह रख रहा है,
तो उसने अपना टिकट उसके बदले में बेईमानी से उस महिला को दे दिया। अब यहां पर कौन सा अपराध हुआ? तो एक बात बताइए, उसके मन में बेईमानी कब आई होगी? ऑब्वियसली निश्चित रूप से टिकट को पढ़ने के बाद आई होगी। और टिकट जब पढ़ रहा था तो टिकट कहां था? उसके ही कब्जे में था, आ चुका था। क्या यह कब्जा न्यस्त किया गया था? न्यस्त करना जैसे साइकिल स्टैंड पे साइकिल जमा करना नहीं, सिर्फ पढ़ने के प्रयोजन से दिया गया था, लेकिन कब्जा तो चला गया था ना। हाँ, तो कब्जा जब उसके मन में निर्दोष रीति से गया था तो कब्जा जाने के बाद ही तो दुराशय पैदा हुआ। जी हां, तो इस नाते यह इन्हीं दो में से कोई अपराध है। अब इन दोनों में से यह क्यों नहीं है? क्योंकि टिकट सौंपा नहीं गया था, सिर्फ पढ़ने के लिए दिया गया था। ठीक है, इस नाते यह आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध माना गया। ठीक है, और मैं एक बात आपको बता दूं कि मैंने ये वर्गीकरण दिल्ली में जब मैं पढ़ा रहा था सन 2006 में, तब मेरे विद्यार्थी भ्रमित हुए थे, क्योंकि मैं वहां आईपीसी नहीं पढ़ा रहा था। आईपीसी संस्थानों में और लोगों की जिम्मे थी। और ये थॉमसन के केस में, यू शुड रीड थॉमसन्स केस एंड कंपेयर इट विद मोहम्मद रजा हुसैन केस। ओके, तो थॉमसन और मोहम्मद रजा हुसैन के केस में जो भी क्रिमिनल लॉ पढ़ा रहा था, आईपीसी पढ़ा रहा था, वो हमारे स्टूडेंट्स को सेटिस्फाइड नहीं कर पाए थे कि आखिर इस मामले में आपराधिक दुर्विनियोग क्यों माना गया और थॉमसन के मामले में थेफ्ट क्यों माना गया, चोरी क्यों मानी गई। तो मैंने इन दोनों चीजों को समझाने के लिए ये पूरा क्लासिफिकेशन तैयार किया था। आई हैव मेड दिस क्लासिफिकेशन फर्स्ट टाइम इन 2006 व्हेन आई was in teaching in Delhi. To make clear the views of my students who have been taught, I feel uncomfortable to say that they have been taught improperly. They have been advised to go through the case laws as the court held. They should be agree with the judgment without arguing with the legitimacy of the judgment. Okay, so then the students came to me and they asked me that how I will justify the judgment of Muhammad Raja Hussain or the judgment of Thompson's case. Let me describe the case fact of Thompson's case. In Thompson's case, there was a booking window, ticket counter on a railway station, and there was a long queue of ticket buyers. Okay, a young boy here and a old lady is here. Old lady had to purchase a ticket of 10 rupees. So she given 10 rupees to the young boy to purchase the ticket for her. Okay. Just after taking the 10 rupees, boy escaped from there and he didn't return. मित्रों, इस थॉमसन के केस में क्या था? एक महिला को रेल यात्रा करनी थी, उसे एक टिकट लेना था 10 रुपए का। इसके लिए वो काउंटर पे जाती है, वहां एक लंबी लाइन लगी है, वहां एक लड़का है जो काउंटर के पास पहुंच चुका है। महिला उसको 10 रुपए देती है और अपने लिए टिकट खरीदने के लिए कहती है। लड़का वो पैसा लेते वहां से फरार हो जाता है और उसको लौट करके न टिकट दिया न पैसा। इट वॉज हेल्ड एज थेफ्ट। यस, आई एग्री विद दिस। Though the property has been innocently delivered to the boy, but it was currency. If just after taking the currency into hand he escaped, it means when he offered his hand to the lady at the request of the old lady, it means, it shows that with guilty mind, because just seeing that she was offering 10 rupees to him for any purpose, dishonestly had been arised in his mind
that just after taking the rupees she would be escaped. And she did that. Sorry, he did that. He would escape and he did that. मित्रों, यहाँ करेंसी है. इस मामले में रजा हुसैन के मामले में क्या है? रजा हुसैन के मामले में टिकट है. टिकट को बिना पढ़े कैसे जाना जा सकता है कि वो कितनी दूरी का है? लेकिन इस मामले में थॉमसन के मामले में वो करेंसी है. करेंसी हाथ में लेते अगर वो भाग गया तो ऑब्वियसली क्या है? ये है कि करेंसी को वो देखते ही बेईमानी से ग्रस्त हो गया था. उसके मन में बेईमानी आ गई थी, इसी नाते हाथ बड़ा कर लिया और फरार हो गया. तो यहां क्या कब्जा कैसे आया? दोषपूर्ण मस्तिष्क के साथ. The property came into possession of the offender after arising of mens rea in his mind. So it was a case of pre-mens rea. पहले ही उसके मन में दुराशय आ गया और तब वो संपत्ति लिया. Okay? Then we should describe the other category. It was with consent or without consent. So there are three kinds of positions: without consent or with polluted consent. Primarily I have classified with consent and all the offenses affecting physical form of property in which property is obtained dishonestly and having mens rea previous to the obtaining the actual possession. Okay, in two groups. If the possession is obtained without consent of the person of the victim, and if it is obtained with consent of the victim. With consent, yes, it might be obtained with consent, but even it would be offense. Why? Because with polluted consent, with non-free consent, with invalid consent, with a consent which is not treated as consent in law. And what? Either by putting the person in fear or by use of fraud. So in Thompson's case, whether he has subjected the lady to fear? No. He didn't cause any kind of fear. Whether he has done any kind of fraud, he has deceived the lady, he has offered or misled the lady? No. Just after taking the money, he escaped. It means it was not an offense of this category. Okay? So what would be? It would be theft, because the property has been obtained from the hands of the old lady without her consent. Why? Because she has offered to give the money to the boy with consent for a certain purpose. That was to buy a ticket, not to escape with the money. So if he escaped with the money, it was without consent. Okay? मित्रों, हमने पूर्ववर्ती दुराशय से कब्जा पाने को दो आधार में वर्गीकृत किया. बिना सम्मति के कब्जा पाना, यानी बेईमानी पहले से है, फिर इसके बाद किसी व्यक्ति के कब्जे में से उसकी सम्मति के बिना हमने संपत्ति ले ली, या उसकी सम्मति से संपत्ति लेना. सम्मति से संपत्ति लेना अपराध है? जी हाँ है. ये कब? जिसमें सम्मति दूषित होती है, अवैध होती है, अविधिमान्य होती है. ये कैसे होती है? विद पॉल्यूटेड कॉन्सेंट. वो कैसे? उस व्यक्ति को भय में रख करके सम्मति ली गई, तो यह या तो उद्दापन होगा, या लूट होगा, या डकैती होगा. और अगर उस व्यक्ति को धोखे में रख कर लिया गया, प्रवंचित करके लिया गया, डिसीटफुल मीन्स से लिया गया, तो यह छल होगा. थॉमसन के मामले में वह लड़का उस महिला को कोई मिसलीड नहीं किया था. उसने ये नहीं कहा था कि दादी लाइए मैं टिकट ले आऊं, कुछ कहा नहीं था. जब वो महिला अपना पैसा दी कि मेरे लिए टिकट खरीद लो, तो पैसा लेकर भाग गया. तो क्या उसने उस महिला को भय के अधीन किया था? नहीं. तो ये न तो एक्सटॉर्शन था, न रॉबरी थी, न डकैती थी. क्या ये उस महिला को उसने भ्रमित किया था, प्रवंचित किया था? नहीं. तो ये चीटिंग भी नहीं है. तो फिर है क्या? ये चोरी है.
क्यों चोरी है? क्यों ये दोनों नहीं है? क्योंकि मेंसरिया पहले मालूम पड़ रही है, क्योंकि वो करेंसी है, करेंसी देखते ही लालच आया और इस नाते लेकर भागा। तो ये दोनों अपराध नहीं है, ये चीटिंग नहीं है, एक्सटॉर्शन नहीं, रॉबरी नहीं, डकैती नहीं, तो अब है क्या? थेफ्ट। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि which one offense in these offenses is of residuary nature, then you have to answer that it is theft. अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा अपराध इसमें अवशिष्ट प्रकृति का है, यानी कोई मामला जहां की बेईमानी से संपत्ति ली गई हो, अगर वह छल नहीं है, उद्यापन नहीं है, डकैती नहीं है, लूट नहीं है, तो फिर वो क्या है? अगर संपत्ति बेईमानी से ली गई है तो फिर वो चोरी है, यानी चोरी अवशिष्ट प्रकृति का अपराध भी है। वो कैसे? सवाल यह है कि यहां तो महिला ने स्वयं ही पेशकश की थी रुपया देने की, तो क्या सम्मति नहीं थी? जी नहीं साहब, सम्मति को हमेशा प्रयोजन के संदर्भ में देखेंगे। जैसे अगर आपके आने पर मैं दरवाजा खोलूं, आइए, तो मैं आपको आने के लिए दरवाजा खोल रहा हूं, ना कि मुझे गाली देने के लिए। मैंने कहा ये लीजिए, ये ए को दे दीजिए, तो मैंने ए को देने के लिए सम्मति दी, न कि इसको लेकर घर जाने के लिए। तो सम्मति को देखें तो यहां महिला ने सम्मति दी थी टिकट खरीदने के लिए, न कि भाग जाने के लिए। इस प्रकार सम्मति जो लेकर भागा उसके लिए नहीं थी। सो what has been done by the offender boy, it was without consent of the lady, and he has obtained possession over 10 rupees having guilty mind, with guilty mind. So it was a case of previous ria without consent, so obviously it was theft. ठीक है? तो मित्रों, आज के 9 वर्ष पहले मैंने ये व्याख्या की थी। आज मौका है कि इसके जरिए मैं आप सबको इस बात को दिखाऊं। मेरे क्लास में जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, ये पूरा नोट्स बताया जाता है। चूंकि ये वीडियो लेक्चर है, इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटी हैं और मुझे दोनों भाषा में बोलना पड़ रहा है, नहीं तो मैं इस क्लासिफिकेशन को 15 मिनट में कवर कर देता हूं। बिकॉज हियर आई हैव टू डिलीवर ऑल द लेक्चर्स इन dual language, English and Hindi both. Otherwise, I always classify this by this way just within 15 minutes. And it is very conceptual class for you. It is research work. Okay? So, now you have been clarified that what is difference between criminal misappropriation, criminal breach of trust, and the rest offense like theft, extortion, robbery, डकैती and cheating. In all the offenses, there are having guilty mind, possession is obtained. While in these two offenses, property comes into possession of the person innocently and then dishonesty arised, and then having dishonesty, he misappropriated the property. He misappropriates the property. Okay? तो इन मामलों में पश्चातवर्ती दुराशय है, इनमें पूर्ववर्ती दुराशय है। पश्चातवर्ती किसका? कब्जा का। पूर्ववर्ती किसका? कब्जा का। प्रीवियस टू पोजेशन, पोस्ट टू पोजेशन, सब्सिक्वेंट टू पोजेशन। ओके, लेट मी डिस्क्राइब द डिफरेंसेस बिटवीन एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकैती। ठीक है मित्रों, उद्यापन, लूट और डकैती में अंतर करने दीजिए। एक्सटॉर्शन में धमकी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, offender puts the person in fear to cause any kind of injury either to him or any other person related to him, and then induces dishonestly to deliver any property, any valuable security or any written and signed document which would be able to be converted into any valuable security either to him or any other person or his direction. मित्रों, उद्यापन क्या है? उद्यापन में अपराधी किसी व्यक्ति को भयग्रस्त करता है। किस बात के भय में? कि उसे वह क्षतकारित करेगा या किसी उसके नियर डियर को कोई क्षतकारित करेगा, तो उसको जानबूझकर क्षत के भय में रखता है, स्वयं उसको क्षतकारित करने के या किसी उसके अन्य को, और फिर उसको बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। क्या करने के लिए? कि वह कोई संपत्ति या कोई मूल्यवान प्रतिभूति या कोई हस्ताक्षरित मुद्रांकित कोई संपत्ति उसे या उसके कहने पर किसी और को परिदत्त कर दे। ओके, सो हियर एनी काइंड ऑफ इंजरी टू पुट द पर्सन इन फियर टू कॉज एनी काइंड ऑफ इंजरी इज सफिशिएंट, बट इफ
the injuries either to cause death or to cause simple hurt or to cause wrongful restraint immediately, instantly, then the extortion would be robbery. Okay? अगर वह व्यक्ति ऐसी धमकी देता है कि अभी मैं तुम्हें मार डालूंगा, या कि अभी मैं तुम्हें पीटूंगा, या कि तुम्हें अभी मैं यहां से ढकेल दूंगा, भगा दूंगा, तुरंत इमीडिएट यहां होना चाहिए, इंस्टेंट होना चाहिए, तो एक्सटॉर्शन रॉबरी हो जाएगा. ओके? और रॉबरी डकैती कब होगी? When any kind of robbery, when robbery is committed or attempt of robbery is committed by 5 or more person, then the robbery is डकैती. 5 या अधिक लोग अगर लूट करते हैं तो वो डकैती है. ओके? So this is classification of the whole chapter. Now let me explain one thing more. Now I will focus on this. 4:10 to 4:14 stolen property. Offenses related to stolen property. Then what is meaning of stolen property? A property which has been obtained, which is subject matter of any of the offenses provided and punishable in this chapter just before this section, till this section. It means subject matter of offense of cheating is not stolen property, while subject matter of an offense of criminal misappropriation is stolen property. Subject matter of criminal breach of trust, a property which has been obtained by by doing an offense of criminal breach of trust, criminal misappropriation, or theft, extortion, robbery, or डकैती, is stolen property. But if the property is obtained by doing the offense of cheating, then that is not stolen property. तो ये ध्यान रखिएगा. चुराई हुई संपत्ति विषयक अपराध से किससे संबंधित प्रावधान 410 से 414 में है. और इसमें चुराई हुई का मतलब केवल चोरी की नहीं, चोरी, उद्दापन, लूट, डकैती, आपराधिक न्यासभंग या आपराधिक दुर्विनियोग में से किसी अपराध से जो संपत्ति पाई जाती है उसे चुराई हुई संपत्ति कहा जाता है. इट हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 14. And the offenses related to stolen property have been provided to be punishable in the sections 411 to 414. और चुराई हुई संपत्ति विषयक अपराध यानी दंड का प्रावधान धारा 411 से 414 में किया गया है. One thing more, that in these offenses, offense of cheating, criminal misappropriation and breach of trust, and offense of extortion, no right of private defense is available. मित्रों जरा देखिएगा, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यासभंग, उद्दापन और छल, इन अपराधों के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है. क्यों? देखिए, इन दोनों में संपत्ति ऑलरेडी जा चुकी है. अब उसके पास बेईमानी आ गई. आपने साइकिल स्टैंड में साइकिल जमा किया है, उसको दे दिया, जा रहे हैं वो साइकिल गायब कर दिया, नहीं दे रहा है, तो उसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या करेंगे आप? यू शुड अप्रोच टू पब्लिक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर्स, पब्लिक सर्वेंट्स. ओके, ठीक यही बात मिस एप्रोप्रिएशन में भी है. और एक्सटॉर्शन में क्यों नहीं मिलता? बिकॉज देयर इज नो इंस्टेंट डेंजर. वहां तत्काल खतरा नहीं होता. अगर तत्काल खतरा होगा तो लूट हो जाएगी. तो इस नाते यहां भी हियर the victim have opportunity to approach to public servants. लोक सेवकों की सहायता यहां भी पा सकता है. तो जरा देख लीजिए, अब हम स्टार लगा दे रहे हैं. इनमें, इन अपराधों में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है और इन दोनों में भी नहीं है. इसको हम 10वां मान ले रहे हैं और इसको 11वां. इसमें भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है. सो अमंग द 11 काइंड ऑफ ऑफेंसेस 1, 2, 3, 4, 5 and 6, in the case of any of the 6 offenses there is right of private defense not available. ठीक है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है. प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब है? थेफ्ट, रॉबरी, डकैती,
एंड मिस्चीफ एंड क्रिमिनल ट्रेसपास। तो ये कहाँ है, यहाँ है, थेफ्ट में है, रॉबरी में और एक्सटॉर्शन में। ठीक है, इनमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यानी प्रतिरक्षा का अधिकार है। ओके, सो आई थिंक दैट आई हैव क्लासिफाइड एज पर माय नॉलेज एंड ओपिनियन all the offenses except offenses provided in section 421 to 424, because these offenses are not important and are not usual in life. Okay, as per my knowledge, very well, it's up to you to how to enjoy the lecture. मित्रों, मैंने अपनी समझ से इस क्लासिफिकेशन को जितना कर सकता था कर दिया। ठीक है, आप पर है कि आप इसे किस प्रकार समझेंगे और कितना लाभ लेंगे। Okay, so enjoy the lecture. Thank you.